नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा और आप देख रहे हैं देश प्रदेश का सबसे दमदार शो बात तो चुभेगी। नगर निगम के चुनाव अब प्रचार युद्ध का वक्त आ चला है। सपा हो या हो बसपा या फिर भाजपा, सबने अपने अपने पत्ते खोलने शुरू कर दिए हैं। प्रचार के मैदान में किन दिग्गजों की कैसी गर्जना होने वाली है, इसका ट्रेलर सामने आ चुका है। चुभने वाले सियासी बयानों का तूफानी दौर बस कुछ ही कदम दूर है। तो आज बात तो चुभेगी में मैं इसकी हर खास बात आपको बताऊंगी। बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बात तो चुभेगी। नगर निगम के चुनाव में अब हर दल के लिए शस्त्र परीक्षा का दौर आ गया है। हथियारों को धार देने का दौर अब पीछे छूट चुका है। जमीन पर उतरने की घड़ी आ गई है और इसीलिए एक एक करके बड़े ऐलान हो रहे हैं। सपा ने यह साफ कर दिया कि अखिलेश यादव और शिवपाल यादव मिलकर तूफानी प्रचार करेंगे। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आज गोरखपुर के दौरे के दौरान सीधे भाजपा के क्षेत्रीय कार्यालय पहुंच गए। इशारा साफ है कि जमीन पर इस बार चुनावी दांव की दमदार बाजीगरी दिखेगी और दिग्गज नेता कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। सत्रह नगर निगम के किले पर सियासी शस्त्र परीक्षा। सपा ने दी चुनावी अभियान को धार। शिवपाल अखिलेश करेंगे मिलकर धुआंधार प्रचार। कार्यकर्ताओं के नाम अखिलेश का बड़ा रिचार्ज। लोग एक साथ नगर पालिका परिषद, नगर निकाय परिषद, हर चीज के चुनाव एक साथ मिलकर एक साथ चुनाव लड़ा रहे हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय शिवपाल सिंह यादव जी के नेतृत्व में हम लोग बड़ी संख्या में चुनाव जीत के आएंगे। मायावती नहीं करेंगी निकाय का प्रचार। बसपा की रणनीति को प्रदेश अध्यक्ष देंगे धार। सीएम योगी ने गोरखपुर में खुद संभाली कमान। भाजपा दफ्तर पहुंचकर कार्यकर्ताओं का बढ़ाया जोश। चुनाव की तूफानी जंग में मुस्लिम वोट बैंक पर रेस। मायावती बिगाड़ेंगी अखिलेश का खेल। एक से बड़ा नेता पड़ा हुआ तो अखिलेश ने बाहर से लाके उठा के यहाँ बिठा रहे। कोई नहीं पसंद करने का, ना कोई पसंद करने का, ना कोई वोट देने का। कोई मेरठ का लगभग जगह नहीं है जहां हमसे जुड़े हुए लोग ना हों। जो भाजपा की सोच है उस सोच के खिलाफ हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। सपा और बसपा के बीच पश्चिमी यूपी में मुस्लिम संग्राम। भाजपा का दावा, जीत पर लिखेंगे अपना नाम। पे तो सपा बसपा अपना अपना अधिकार जता रही है, लेकिन अल्पसंख्यक किसी पार्टी की नहीं है। वहाँ पहले भाई देखते हैं, बाद में और देखते हैं। सपा रालोद के बीच खींचतान, भाजपा ने दी तैयारियों को धार। रालोद और समाजवादी पार्टी का जो समझौता था या है, उसमें कोई सिद्धांत कहीं नहीं है। उसमें केवल मोदी विरोध यही इनका देखा जाए तो विरोधी दलों का यही एक एजेंडा है और उसी के अंतर्गत रालोद और सपा की दोस्ती हुई थी। निकाय चुनाव के प्रचार का नया क्लाइमैक्स। वोट युद्ध का त्रिकाल योग। बात तो चुभेगी। नगर निगम की तूफानी जंग का रंग कैसा है, आज मैं आपके सामने इसकी मुकम्मल तस्वीर रखने वाली हूं।
आज हर पार्टी की रणनीतिक चाल की कई बातें सामने आ गई हैं। ये साफ हो चुका है कि 2024 से पहले नगर निकाय चुनाव की कितनी ज्यादा अहमियत है। ये सिर्फ इशारा भर नहीं, ये एक ऐलान है कि इस बार शहर शहर ऐतिहासिक भिड़ंत होने वाली है। नगर निगम की लड़ाई अब 7वें आसमान पर पहुंचने वाली है। वजह है दिग्गजों की तरफ से प्रचार युद्ध को लेकर कस दी गई कमान। ये तस्वीरें गोरखपुर के रानीडीहा की हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा के क्षेत्रीय कार्यालय में चुनाव संचालन समिति की बैठक में खुद शिरकत की। सीएम योगी की इस बैठक में कुशीनगर, महाराजगंज, देवरिया और गोरखपुर के तमाम नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। इतने भर से समझा जा सकता है कि निकाय चुनाव की अहमियत भाजपा के लिए कितनी ज्यादा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं को सभी सीटों पर जीत का विजय मंत्र दिया। भारतीय जनता पार्टी पहले से ही अपनी रणनीति बनाई है कि हम केवल नगर पंचायत नगर पालिका के अध्यक्ष ही नहीं, हम 2/3 बोर्ड जो उसका बोर्ड बनता है उसके साथ विजय प्राप्त करके, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो नगरीय क्षेत्रों में 2017 के पहले कभी ये भय बना रहता था ना कि व्यवसायी घर में काम करके जा रहा है तो कब किसका फ़ोन आ जाए, लेकिन 2017 के बाद से कोई कह नहीं सकता पूज्य योगी जी की सरकार में कि व्यवसायी के साथ कहीं किसी की कोई अभद्रता हो। गोरखपुर की बात करें तो भाजपा का मिशन तय है कि यहाँ के सभी 80 वार्ड में जीत का परचम फहराया जाए। एक तरफ सीएम योगी ने पूर्वांचल में रणनीतिक बिगुल फूंका है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने प्रचार अभियान के लिए अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के धुआंधार प्रचार की लीक तय कर दी है। दोनों चाचा भतीजे साथ मिलकर प्रचार को धार देंगे और कोशिश हर शहर में मौजूदगी दर्ज कराने की होगी। शिवपाल यादव भाजपा के गढ़ वाले इलाकों में कमान संभालेंगे, तो वहीं अखिलेश यादव रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी के साथ पश्चिमी यूपी में खास तौर पर तूफानी अभियान चलाएंगे। बड़े नेताओं का चुनाव प्रचार कार्यक्रम जल्द ही जारी होगा। शिवपाल और अखिलेश यादव मैनपुरी, कन्नौज, फिरोजाबाद और इटावा में एक साथ प्रचार करेंगे, जिससे कार्यकर्ताओं के जोश को आसमान तक पहुंचाया जा सके। इसको लेकर अभी से इटावा में सपा कार्यकर्ता जोश में दिखने भी लगे हैं। चाचा के आने से मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, इससे बहुत फर्क पड़ेगा। और ये जो अफवाहें फैल रही है कि चाचा को दरकिनार करा गया है, ये बिल्कुल अफवाह है। देखिए, पहले भी इन अटकलों को तेज हवा दी गई थी कि शिवपाल सिंह यादव जी का सम्मान नहीं कर रहे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी। बेबुनियाद आरोप है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उनके बौखलाहट दिख रही है सिर्फ और सिर्फ। एक दिन पहले ऐसी खबरें सुर्खियों में थी कि अखिलेश और शिवपाल के बीच कुछ मतभेद पैदा हो गए हैं, लेकिन पार्टी ने इसे पूरी तरह नकार दिया है। सारे पार्टी के लोग और वरिष्ठ नेता पार्टी के साथ हैं और समय समय पर आपस में चर्चा विचार विमर्श करते रहते हैं। न कोई नाराज़गी की बात है, न साथ प्रचार करना कोई न्यूज़ है। जब पार्टी के वरिष्ठ हैं, साथ हैं, तो जब ज़रूरत पड़ेगी साथ करेंगे, जब ज़रूरत पड़ेगी अकेले करेंगे। सबसे दिलचस्प खबर बसपा के खेमे से आई है और ये मायावती की तरफ से निकाय चुनाव में प्रचार नहीं करने की है। सूत्रों की माने तो पार्टी की मुखिया मायावती प्रचार से दूरी बनाकर रखेंगी। प्रचार का अभियान प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल और तमाम जिला कोऑर्डिनेटर्स की देखरेख में आगे बढ़ेगा। पार्टी का दावा है कि उसके उम्मीदवार दूसरों पर भारी पड़ेंगे। मैं बहुत दिन समाजवादी पार्टी में रहा हूँ। मैंने लाला जी को बहुत मजबूती से चुनाव भी लड़ाए, लेकिन लाला जी ने हमेशा मेरे साथ पीछे से ही वार करने की कोशिश की है। तो इस बार भी लाला जी ने ही कुछ किया। तो पीछे से वार मत करो लाला जी, मैं तो ये कह रहा हूँ सामने से आकर खेलो ना। मैं तो मेरे पास सारे पेपर हैं, जो अजीबार साहब, हमारे पास सारे पेपर हैं। उधर कांग्रेस के खेमे से पार्टी की यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा के प्रचार के मैदान में उतरने को लेकर तस्वीर अब तक साफ नहीं। एबीपी गंगा ने जब इसको लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से सवाल किया तो उन्होंने प्रियंका से इसके लिए निवेदन करने की बात कही। क्या प्रियंका गांधी आएंगी प्रचार करने? निवेदन तो करूंगा। अब उनकी व्यस्तता कितनी है, एक तरफ कर्नाटका का चुनाव है, वो बड़ा चैलेंजिंग चुनाव है और उस चुनाव में वो व्यस्त हैं। इसके बावजूद भी अगर उन्हें एक दिन का भी समय मिलेगा तो हम समय लेंगे जरूर। साफ है कि आने वाले दिनों में जल्द ही निकाय का प्रचार युद्ध क्लाइमेक्स की तरफ पहुंचता दिखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बसपा ने सपा के खिलाफ पश्चिमी यूपी में बड़ा जाल बुना है।
पार्टी ने यह साफ कर दिया है कि वो मुस्लिम वोट बैंक को किसी भी हाल में सपा के पाले में नहीं जाने देगी। अब इसके लिए सबसे पहली चाल मेरठ की चुनावी जमीन पर चली गई, जहां पर पार्टी ने मुस्लिम उम्मीदवार हसमत मलिक को मैदान में उतार दिया। वो सपा की मेयर पद की उम्मीदवार सीमा प्रधान को टक्कर देंगे। अब बसपा ने मुस्लिम बहुल इस सीट पर एक गुर्जर को उम्मीदवार बनाने को मुसलमान वोटर्स के साथ धोखा करार दिया है और मुस्लिम वोट बैंक को लेकर सपा बसपा की इसी खींचतान के बीच भाजपा अपनी रोटी सेकने में लगी हुई है। मेरठ की जमीन पर लड़ी जाने वाली ये सबसे दिलचस्प जंग होने वाली है। मेरठ में मायावती ने अखिलेश का खेल बिगाड़ने के लिए सबसे बड़ा दांव चल दिया है। सपा के गुर्जर कार्ड की काट मायावती ने मुस्लिम कार्ड खेलकर चल दी है। बसपा की ये चाल अखिलेश की टेंशन बढ़ाने वाली है, जबकि भाजपा की राह आसान करने वाले भी साबित हो सकती है। हालांकि भाजपा यहां किसे मैदान में उतारेगी, यह अभी भी सस्पेंस है। मेरठ नगर निगम के मेयर वाले मुकाबले को जीतने के लिए अखिलेश यादव ने विधायक अतुल प्रधान की पत्नी सीमा प्रधान के रूप में जो गुर्जर कार्ड खेला, मायावती ने इसके जवाब में मुस्लिम एससी कार्ड खेल दिया। बसपा ने हसमत मलिक को मैदान में उतारकर बाजी पलट दी है। मायावती का ये दांव साइकिल के राह में कांटे बिछाने वाला माना जा रहा है। बहन जी से आशीर्वाद लेकर मेरठ पहुंचते ही बसपा प्रत्याशी हसमत मलिक के तेवर सपा और विधायक अतुल प्रधान को लेकर आक्रामक दिखने लगे। समाजवादी पार्टी को अब टक्कर में विधायक है अतुल प्रधान, उनकी पत्नी सीमा प्रधान आपके साथ। वो बाहर का है, यहाँ का नहीं है। यहाँ का होता तो एकदम सोचता भी है। वो है सदने जाएगी पब्लिक यहाँ से काम करवाने। बताओ मुझे, सदने काम करवाने जाएगी, बाहर का आदमी। यहाँ कोई नेता है नहीं, नेता यहाँ एक से बड़ा नेता पड़ा हुआ। तो अखिलेश ने बाहर से लाके उठा के यहाँ बिठा रहे। कोई नहीं पसंद करने का, ना कोई पसंद करने का, ना कोई वोट देने का। वो दूर का नेता है, ठीक है, नहीं तो यहाँ का एक बार कोई यहाँ का होता सोचती पब्लिक। बसपा प्रत्याशी का आरोप है कि अतुल प्रधान बाहरी हैं, वो सरधना से हैं, जहां जाने में घंटों लगेंगे, जबकि वो स्थानीय हैं। मेरठ में मुस्लिमों की बड़ी आबादी का हवाला देकर उन्होंने दूसरी बिरादरी को टिकट देने को लेकर अखिलेश यादव को निशाने पर लिया। हाँ, नाराजगी है। 30,000 वाला मतलब आके यहाँ मेयर बनना, 30,000 वोट वाले आके मेयर बनने। तो यहाँ 4.5 लाख वोट है मुस्लिम और दलित हैं। तो ये बताओ तुम, टिकट किसे मिलना चाहिए था? टिकट किसे मिलना चाहिए था? यहाँ मुस्लिम नहीं है, मुस्लिम को टिकट मिलना चाहिए था। अखिलेश ने ये बात सोची। अखिलेश तो ये मतलब अपनी जागीर समझता, इस हिसाब से काम कर रहे हैं। बसपा का ये दांव अखिलेश यादव का खेल क्यों बिगाड़ सकता है, उसके बारे में अब आप समझ लीजिए। मेरठ नगर निगम में मुस्लिमों की आबादी सबसे ज्यादा यानी 4 लाख से भी अधिक है। गुर्जर 30,000 से 40,000 के बीच यहाँ हैं। एससी समाज के वोट 1.5 लाख से ज्यादा के हैं। वैश्य समाज 2 लाख से ज्यादा और पंजाबी समाज के वोटर करीब 1 लाख हैं, जबकि ब्राह्मण 80,000 से ज्यादा और अन्य वोट 1 लाख से ज्यादा है। मुस्लिमों की आबादी अधिक होने के बावजूद यहाँ अखिलेश ने M/Y फैक्टर से अलग हटकर गुर्जर मुस्लिम कार्ड खेला। बसपा का कहना है कि इससे मुस्लिम बेहद खफा हैं कि उनकी इतनी बड़ी आबादी के बावजूद अखिलेश ने उन्हें दरकिनार कैसे किया। मुस्लिमों की इसी कथित नाराजगी को भुनाने के लिए बसपा ने यहाँ से मुस्लिम कार्ड चला है। वहीं सपा के विधायक और पार्टी के मेयर उम्मीदवार सीमा प्रधान के पति अतुल प्रधान बसपा के हर दावे को सिरे से खारिज करते हैं। जो भाजपा की सोच है, उस सोच के खिलाफ हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। जो उनकी सोच है लोगों को बांटने की, जाति में, धर्म में, मजहब में, पंथ में, क्षेत्रवाद, वो हम लोग उसके ठीक खिलाफ हैं। हमारा सीधा एक कहना है कि आप अपने 6 साल के किए गए कामों के बारे में बताइए। नगर निगम में मेयर बेशक दूसरा था, लेकिन सरकार आपकी थी। जब आपने मेट्रो सिटी, जब आप स्मार्ट सिटी की बात कर रहे थे, तो कैसी स्मार्ट सिटी? सीमा प्रधान के खिलाफ पहले से ही रालोद बागी तेवरों में है और अब सपा के खिलाफ बसपा के इस दांव ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बसपा के इस मुस्लिम कार्ड से बीजेपी को अपनी राह आसान नजर आ रही है। चर्चा चल रही थी कि सपा की साइकिल मजबूती से दौड़ेगी और भाजपा के लिए जीतना आसान नहीं होगा, लेकिन बहन जी ने मुस्लिम प्रत्याशी उतारकर साइकिल की स्पीड हल्की तो जरूर कर दी है।
हम हंसी मजाक में कहते भी थे कि कोई और दल होता, मैं नाम नहीं लूंगा, माने समाजवादी पार्टी होती या बसपा होती तो एक दिन में तो पूरे प्रदेश के टिकट बांट देते वो। तो ऐसा हमारे यहाँ नहीं है, इसलिए थोड़ा समय लगता है, लेकिन निश्चित रूप से 1-2 दिन के अंदर सारे टिकट घोषित हो जाएंगे। जहाँ तक टिकट की बात है, अगर बसपा ने किसी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दिया है तो उन दोनों का बंटवारा होगा, इसका सीधा सीधा लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जो इन 6 सालों में इस प्रदेश के अंदर जो विकास किया है और 2014 से आज तक जो देश में विकास हुआ है, आज पूरा देश और पूरा प्रदेश एक मुट्ठी में बंधा हुआ है। वो सभी वोटर ये जानते हैं कि किसको वोट देने से राज्य का विकास होगा। भाजपा ने अब तक मेरठ महापौर सीट पर अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से नसीम कुरैशी और आप से ऋचा सिंह मैदान में उतर चुकी हैं। ऐसे में मुकाबले की दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। मेरठ महापौर सीट पर बीजेपी का गणित बिगाड़ने को अखिलेश यादव ने जिस उम्मीद में साइकिल को दौड़ाया था, अचानक से सामने आए हाथी ने उसकी स्पीड हल्की कर दी है। अब हाथी और साइकिल आमने सामने हैं और चर्चा इस बात की चल रही है कि हाथी की चिंगार साइकिल को कितना नुकसान पहुंचाएगी और फूल को कितना फायदा। लेकिन ये तस्वीर जरूर साफ हो गई है कि मेरठ में सियासी घमासान बेहद जबरदस्त होगा। उत्तर प्रदेश में इस बार स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर भाजपा अपनी बदली हुई रणनीति के तहत चुनावी मैदान में है। पहली बार ऐसा है जब पार्टी ने मुस्लिम समाज से इतनी बड़ी संख्या में उम्मीदवार उतारे। पहले चरण के लिए भाजपा ने तकरीबन 250 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया। इनमें नगर निगम के पार्षद से लेकर नगर पालिका और नगर पंचायत अध्यक्ष तक के पद हैं, जिन पर भाजपा ने जमकर दांव लगाया। भाजपा ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में मुस्लिम वोट बैंक को लुभाने का सबसे खास प्रयोग किया है। सबका साथ सबका विकास का जमीनी ट्रेलर दिखाने के लिए पार्टी ने बड़ी तादाद में मुस्लिम उम्मीदवार उतारकर विरोधियों को सीधा चैलेंज दे डाला है। चुनौती है कि अब उनके वोट बैंक के किले पर सबसे बड़ी चुनावी स्ट्राइक होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी जब सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास की बात करती है, और यूं ही भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी नहीं बनी है, सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी है। आज लगातार पसमानदा समाज को टिकट दिए गए हैं, चाहे वो नगर पालिकाओं की बात हो, नगर पंचायतों की बात हो, या महानगरों में पार्षद की बात हो, या सभासदों की बात हो। लगभग 200 से 250 के आसपास अभी टिकट हुए हैं, बाकी अभी और मिलने हैं। पार्टी का फोकस अब पसमानदा समाज पर है, क्योंकि यूपी में 2024 के लिए भाजपा ने मिशन 80 का लक्ष्य तय रखा है और उसे पता है कि बिना मुसलमानों के पिछड़े यानी पसमानदा समाज के साथ आए ये मुमकिन नहीं है। इसलिए इस बार स्थानीय निकाय के चुनाव में भी पार्टी ने अल्पसंख्यक समुदाय को दिल खोल कर टिकट बांटे हैं। पहली बार इस नगरीय चुनाव में ऐसा हुआ है कि जब भाजपा ने तकरीबन 250 मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतार दिए हैं। इनमें प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ, झांसी, आगरा, फिरोजाबाद और मथुरा नगर निगम तक शामिल हैं। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी नगर निगम में भी भाजपा ने 4 वार्ड में मुस्लिम उम्मीदवारों को पार्षद का टिकट दिया है, तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के क्षेत्र गोरखपुर में भी पार्षद का टिकट मुस्लिम समाज के लोगों को भी दिया गया है। लखनऊ में भी अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को पार्षद का उम्मीदवार बनाकर भाजपा ने बड़े संकेत दिए हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि स्थानीय निकाय चुनाव में इतने बड़े स्तर पर जो अल्पसंख्यक समुदाय से पसमानदा समाज के जो लोग हैं उन्हें बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है और ये बीजेपी की बदली हुई रणनीति का ही हिस्सा है। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने यूपी में मिशन 80 का लक्ष्य रखा है और उसे पता है कि बिना अल्पसंख्यक समुदाय के, बिना पसमानदा समाज के साथ आए ये संभव नहीं है। इसीलिए इस बार इस निकाय चुनाव में बीजेपी ने जो पहले चरण के जहां चुनाव होने हैं वहां पर अब तक 250 से ज़्यादा अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को टिकट दिया है और माना जा रहा है कि दूसरे चरण के जब उम्मीदवारों की लिस्ट आएगी तो उसमें भी तकरीबन 150 से ज़्यादा अल्पसंख्यक समुदाय के पसमानदा समाज के लोग होंगे जिन्हें बीजेपी टिकट देगी। मुस्लिम बहुल इलाकों की कई सीटें पहले भाजपा की तरफ से खाली रह जाती थीं, लेकिन अब पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष का साफ तौर पर कहना है कि हम मुस्लिम समाज का भरोसा जीत कर दिखाएंगे। दरअसल इस बार निकाय चुनाव के पहले दौर में
भाजपा ने 10 नगर निगमों में से 6 पर मुस्लिम प्रत्याशी मेयर पद के लिए उतारे हैं, तो भाजपा ने कुल मिलाकर तकरीबन 250 मुस्लिम उम्मीदवार इस निकाय चुनाव के पहले चरण में घोषित किए हैं। बड़ी तादाद के अंदर अल्पसंख्यक समाज का रुख भारतीय जनता पार्टी की तरफ हुआ है और बड़ी तादाद में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो सपा बसपा कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन भी करना चाहते थे, भारतीय जनता पार्टी से लड़ना भी चाहते थे, लेकिन पार्टी अपने पुराने जिताऊ टिकाऊ कार्यकर्ताओं पर ही फोकस करती है। तो इसलिए लगभग अभी तक जो पहला चरण है इसमें लगभग 250 के आसपास टिकट पसमानदा समाज को मिले हैं। नगर पालिका और नगर पंचायतों की बात करें तो फिरोजाबाद, लखनऊ, अमेठी, रामपुर और अमरोहा जैसी जगहों पर भाजपा ने इस बार नगर पालिका अध्यक्ष और नगर पंचायत अध्यक्ष के साथ साथ वहां के सभासदों के टिकट भी मुस्लिम समाज को दिए हैं। माना जा रहा है कि ये संख्या और भी बढ़ सकती है और दूसरे चरण के आते आते मुस्लिम समाज को 250 टिकट देने का आंकड़ा बढ़कर 400 से भी ज्यादा हो सकता है, जो 2017 के पिछले चुनाव में बमुश्किल 100 के आसपास था। लखनऊ से एबीपी गंगा के लिए अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट। माफिया अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के बाद कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन दोनों अपराधियों के महिमा मंडल में जुटे हुए हैं। ऐसे लोग यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक फैले हुए हैं। प्रयागराज में इसको लेकर एक विवादित बयान कांग्रेस के खेमे से आया। पार्टी के पार्षद प्रत्याशी राजकुमार सिंह ने अतीक अहमद को शहीद बता दिया और उसके लिए भारत रत्न देने की मांग कर दी। नगर निगम के वार्ड नंबर 43 से राजकुमार सिंह पार्टी के पार्षद उम्मीदवार हैं, तो वहीं महाराष्ट्र के बीड में अतीक को शहीद बताने वाले पोस्टर लगा दिए। महाराष्ट्र के बीड में लगे इस बैनर में माफिया अतीक अहमद और अशरफ को शहीद बताया गया है। ये बैनर बीड के मजलगांव कस्बे में लगाए गए हैं, जिसमें दोनों को शहीद के रूप में दिखाया गया है। बैनर के नीचे मोहसिन भैया पटेल मित्र परिवार लिखा गया है। इसको लेकर स्थानीय पुलिस ने अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और अब मोहसिन पटेल की तलाश की जा रही है। महाराष्ट्र पुलिस की नजर में ये पोस्टर उकसाने वाले हैं। वहीं यूपी में भी ऐसी भाषा बोलने वालों की कमी नहीं। कांग्रेस के प्रयागराज के एक स्थानीय नेता ने कुछ ऐसी बात कह डाली जिस पर विवाद खड़ा हो गया है। अतीक अहमद को क्यों नहीं मिलता भारत रत्न? उनको क्यों राजकीय सम्मान नहीं दिया गया? क्यों नहीं उनको तिरंगा झंडा उड़ाया गया उनकी कब्र पे? विवादित बयान देने वाले इस शख्स का नाम है राजकुमार सिंह उर्फ रज्जू भैया। वार्ड नंबर 43 साउथ मलाका से ये कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। प्रयागराज के रहने वाले राजकुमार सिंह दो टूक कह रहे हैं कि अतीक अहमद ने शहादत पाई है और उन्हें भारत रत्न दिया जाना चाहिए। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कांग्रेस के पार्षद उम्मीदवार को हिरासत में ले लिया। मैं कांग्रेस का वार्ड नंबर 43 से पार्षद प्रत्याशी हूं और मैं ये मांग करता हूं कि अतीक अहमद को भारत रत्न दिया जाए, और क्योंकि जनप्रतिनिधि थे वो शहीद हुए हैं, उनको शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए और अतीक अहमद को शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए और भारत रत्न दिया जाए। मोदी जब मुलायम सिंह को पद्म विभूषण मिल सकता है तो अतीक अहमद को संसद से अतीक अहमद को क्यों नहीं मिलता भारत रत्न? ये मामला गर्माता देख कांग्रेस ने फौरन सख्त एक्शन लिया। विवादित बयान देने वाले पार्टी नेता को बाहर का रास्ता दिखा दिया। विवादित बयान को राजकुमार सिंह का निजी बयान बता डाला। लेकिन हद तो तब हो गई जब पार्षद का चुनाव लड़ने वाला कांग्रेस से ये निकाला गया नेता अतीक अहमद की कब्र तक जा पहुंचा और वहां अतीक अहमद अमर रहे, अशरफ अमर रहे और असद अमर रहे तक के नारे लगाने लगा। देश के झंडा अमर रहे, अतीक भाई अमर रहे। यही नहीं, राजकुमार उर्फ रज्जू भैया ने अतीक की कब्र पर तिरंगा तक रख दिया। बात सिर्फ प्रयागराज तक ही सिमटी नहीं है। अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के मुद्दे पर यूपी सरकार पर सवाल उठा रहे इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के नेता तौकीर रजा ने बरेली में धरना देने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने इन्हें रोक दिया। तौकीर रजा ने धरने के लिए जब तय जगह की तरफ कूच करने की कोशिश की तो उन्हें बीच में ही रोक दिया गया। कत्ल करवाओ अपने गुंडों से और उसके बाद 144 लगाकर लोगों की जबान पर तालाबंदी करने का काम करो, लोगों को घर से निकलने पर पाबंदी लगा दो। ये अन्याय अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम आज निकले हैं, हमें जबरदस्ती रोका गया है, हमें धरना स्थल तक नहीं पहुंचने दिया गया है। इसके बाद तौकीर रजा रोड पर ही धरने पर बैठ गए और उनके समर्थकों ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तमाम कोशिशों के बाद भी तौकीर रजा को धरने की इजाजत नहीं दी गई। इसके बाद उन्होंने सरकार को जमकर कोसा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।
अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन अब तक फरार है। शाइस्ता की तलाश में एसटीएफ बड़ा ऑपरेशन चला रही है और इसी के तहत एसटीएफ ने आज कौशांबी में कई जगहों पर छापेमारी की। एक तरफ उमेश पाल हत्याकांड के फरार आरोपियों पर शिकंजा कसता जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अतीक के फाइनेंसर रहे बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम की भी कुंडली खंगाली जा रही है। असद के साथ ही उसके ऑडियो चैट के वायरल होने के बाद अब इस बिल्डर को हिरासत में ले लिया गया। उमेश पाल हत्याकांड की आरोपी शाइस्ता परवीन कहां फरार है? शाइस्ता इस वक्त कहां छिपी हुई है? इससे जुड़े हर सुराग को छानने में पुलिस दिन रात एक कर रही है। मारे गए माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता 50,000 की इनामी है। उसकी तलाश में कौशांबी में अब एसटीएफ ने 3 जगहों पर छापेमारी की। कौशांबी के उजीहिनी, सैयद सरावा और महगांव में एसटीएफ ने जबरदस्त तलाशी अभियान चलाया। यहां तक कि सैयद सरावा गांव के मदरसे में भी एसटीएफ की टीम पहुंची। एसटीएफ को संदेह है कि शाइस्ता प्रयागराज से ज्यादा दूर नहीं है। उसके कौशांबी से सटे गांव में छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद एसटीएफ ने यहां के चप्पे चप्पे को खंगाला। उमेश पाल हत्याकांड के फरार आरोपी अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता नाज के कौशांबी के गंगा की तराई में छिपी होने की आशंका थी। ऐसे में कौशांबी पुलिस ने एक सर्च ऑपरेशन चलाया और यह सर्च ऑपरेशन कोखराज एवं संदीपन घाट थाना क्षेत्र में चलाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये फोर्स है और इनके साथ स्वयं अपर पुलिस अधीक्षक है जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं इस पूरे सर्च ऑपरेशन की। और जो भी लोग दिखाई दे रहे हैं, यदि वो संदिग्ध हो रहे हैं तो उनसे पूछताछ की जा रही है, उनसे बातचीत की जा रही है। अतीक का भले शूटरों ने खात्मा कर दिया हो, लेकिन उसकी काली कुंडली के कई राज अब भी पर्दे में है, जिसमें सबसे बड़ा राज उसके गैंग के फाइनेंसर से जुड़ा है। एक दिन पहले एक ऑडियो चैट वायरल हुआ था, जिसको लेकर दावा किया गया था कि अतीक अहमद अपने करीबी बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम के जरिए करोड़ों की काली कमाई इधर से उधर करता था। इस ऑडियो में अतीक का बेटा असद कथित तौर पर मोहम्मद मुस्लिम से बातें कर रहा था। कोई मैसेज हो तो बता देना हमको। वही बात है ना कि एक अब हम क्या बताएं, एक कहावत है कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। मतलब समझे नहीं। उस पे हम आगे क्या कर सकते हैं? नहीं, अभी तुमने जो तुमने इमरान की बात किया ना, इमरान देखो ऐसा है कि इमरान तुमको पता है कहाँ रहते हैं कहाँ नहीं रहते, तुम्हारी जानकारी में भी है। अब प्रयागराज सहित यूपी के कई शहरों में रियल एस्टेट का बिजनेस करने वाला मोहम्मद मुस्लिम एसटीएफ के शिकंजे में है। एसटीएफ की टीम उससे पूछताछ कर रही है। मोहम्मद मुस्लिम प्रयागराज के चकिया थाने के खुलदाबाद का रहने वाला है। इस पर पहले से कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। प्रयागराज के कर्नलगंज, धूमनगंज, करेली, खुलदाबाद के साथ ही लखनऊ के वजीरगंज थाने में मोहम्मद मुस्लिम पर धोखाधड़ी, मारपीट, बलवा, गुंडा, गैंगस्टर, षड्यंत्र रचने और SC/ST एक्ट सहित कई धाराओं में 16 मुकदमे दर्ज हैं। इसके साथ ही मोहम्मद मुस्लिम के तमाम रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को खंगाला जा रहा है। प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर और बहराइच में ही उसके 20 प्रोजेक्ट की जानकारी सामने आई है। आशंका है कि इन तमाम प्रोजेक्ट में अतीक अहमद का काला धन लगा था। इनमें से कई प्रोजेक्ट की पहचान अतीक की बेनामी संपत्ति के रूप में की गई है। अतीक अहमद के करीबी बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम की एक और संपत्ति आशियाना में है। हम इस समय ठीक उसी अपार्टमेंट के बाहर खड़े हैं। रॉयल गैलेक्सी अपार्टमेंट आशियाना का बताया जा रहा है कि ये अतीक अहमद के करीबी बिल्डर ने बनाया था और 2017 में ये अपार्टमेंट बनके तैयार हुआ। उसके बाद से यहाँ पर जितने भी लोग रह रहे हैं उनको फ्लैट बेचे गए। 2017 में किसी आनंद मिश्रा की ज़मीन पर बिल्डर एग्रीमेंट करके मोहम्मद मुस्लिम ने ये अपार्टमेंट तैयार किया था। सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक मोहम्मद मुस्लिम ने अतीक के कहने पर शाइस्ता परवीन को मेयर का चुनाव लड़ाने के लिए 80 लाख रुपए भेजे थे। उमेश पाल की हत्या से पहले मोहम्मद मुस्लिम ने असद के जरिए ये रकम भेजी थी। ये भी कहा जा रहा है कि पिछले दिनों अतीक के पुश्तैनी मकान से बरामद लाखों रुपए की रकम मोहम्मद मुस्लिम की तरफ से भेजी गई मोटी अवैध रकम का ही हिस्सा है। लखनऊ के रजनीखंड स्थित RBM बैंक्वेट हॉल अतीक के करीबी मोहम्मद मुस्लिम, जो कि एक रियल एस्टेट कारोबारी भी है, बिल्डर भी है, उसके नाम का बताया जा रहा है और पुलिस की सूची में इस बैंक्वेट हॉल का विवरण भी दर्ज है। हालांकि ये बैंक्वेट हॉल एक रिटायर्ड IPS अफसर RP पांडे के नाम पर है। RP पांडे का कहना है कि लंबे अरसे पहले उन्होंने मोहम्मद मुस्लिम को ये बिल्डिंग किराए पर दी थी। अब इस बिल्डिंग का
मोहम्मद मुस्लिम से कोई लेना देना नहीं है। उधर अतीक के शह पर काम करने वाले बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम पर शिकंजा कसने के साथ ही इसके काले कामों की कुंडली भी खुलने लगी है। लखनऊ में मोहम्मद मुस्लिम पर अवैध कब्जे का आरोप भी लग चुका है, जिसके खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने वाले नासिर ने उसकी पोल खोली है। कोई दो राय नहीं कि मोहम्मद मुस्लिम जो है वो अतीक के ही आदमी भी हैं और रिश्तेदार भी हैं और उनके साथ कई गैंग लिस्टों में शामिल हैं। इन मोहम्मद मुस्लिम के ऊपर खुद 30 मुकदमे हैं और 14वें नंबर पे वो अतीक अहमद की जो हिस्ट्री शीट गैंग लिस्ट है उसमें 14वें नंबर पे मोहम्मद मुस्लिम है और 5वें नंबर पे मोहम्मद मुस्लिम के सगे बड़े भाई मोहम्मद अच्छे हैं। इसके अलावा मोहम्मद मुस्लिम के 2 भाई और यहाँ रहते हैं, इसी परिसर में रह रहे हैं, मोहम्मद मुशर्रफ और मोहम्मद नाजिम। इन पे भी मुकदमे हैं। साफ है कि एक एक करके अतीक गैंग के तमाम किरदारों से पर्दा उठ रहा है और इनकी शामत आनी भी तय है। एबीपी गंगा के लिए प्रयागराज से मोहम्मद मोइन के साथ लखनऊ से विवेक त्रिपाठी की रिपोर्ट। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या करने वाले तीनों शूटर्स को आज प्रयागराज की सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने इन तीनों की ही 4 दिन की पुलिस रिमांड मंजूर की है। अब इसी दौरान इनसे अतीक और अशरफ के कत्ल की हर गुत्थी से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। उधर अतीक और अशरफ की हत्या को लेकर एसएचओ समेत 2 पुलिस इंस्पेक्टर्स और 2 कांस्टेबल्स को लापरवाही बरतने की वजह से सस्पेंड कर दिया गया। अतीक और अशरफ को ढेर करने वाले तीनों शूटरों की कस्टडी रिमांड का काउंटडाउन शुरू हो गया है। अब प्रयागराज पुलिस मौके से दबोचे गए इन तीनों शूटरों लवलेश तिवारी, अरुण मौर्य और सनी सिंह से हर वो राज उगलवाएगी जिस पर अब तक पर्दा पड़ा हुआ था। सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि आखिर ये शूटर किसके इशारे पर प्रयागराज पहुंचे थे। हत्या के लिए इन्हें किसने सुपारी दी थी, किसने लाखों के महंगे पिस्टल मुहैया कराए और वो कौन था जिसने पत्रकार बनकर हमला करने वाली स्क्रिप्ट लिखी थी। वो कौन था जिसके ठिकाने पर तीनों शूटर प्रयागराज में हत्या से पहले के कुछ दिनों से मौजूद थे। बुधवार को 2 बजे से शुरू हुई पुलिस की कस्टडी रिमांड 23 अप्रैल की शाम 4 बजे तक चलेगी। इससे पहले तीनों शूटरों को प्रतापगढ़ से सीजेएम कोर्ट में पेशी के लिए प्रयागराज लाया गया था। इस दौरान सख्त सुरक्षा घेरा था। पुलिस की तरफ से अभियोजन अधिकारी प्रदीप शर्मा और अतुल्य द्विवेदी ने पक्ष रखा तो शूटरों की तरफ से कोई वकील पेश नहीं हुआ। अदालत के सामने इन्होंने अपना पक्ष खुद ही रखा। मौके पर पकड़े गए शूटर्स की तरफ से आज कोर्ट में कोई भी वकील पेश नहीं हुआ। इस पर जब जज ने उनसे पूछा तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ना तो उन्होंने किसी को अपना वकील किया है और ना ही उन्हें कुछ भी कहना है। कोर्ट जो भी फैसला लेगा वो उन्हें मंजूर होगा। तीनों आरोपी सुनवाई के दौरान पूरे वक्त खामोश रहे। आज तीनों अभियुक्त गणों को माननीय न्यायालय सीजेएम के न्यायालय में पेश किया गया कड़ी सुरक्षा में, और इसमें माननीय न्यायालय द्वारा विवेचक द्वारा दी गई दरखास्त पर यह आदेश पारित किया कि अभियुक्त गणों को दिनांक 19/4/23 से 2 बजे से लेकर के 23/4/2023 को 5 बजे तक के लिए उनको पुलिस कस्टडी रिमांड में दिया जाता है। इस बीच पुलिस की कस्टडी के दौरान अतीक अहमद और अशरफ की हत्या को लेकर प्रयागराज के शाहगंज थाने के एसएचओ सहित 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। शाहगंज थाने के एसएचओ अश्विनी सिंह के साथ ही 2 सब इंस्पेक्टर और 2 पुलिस कांस्टेबल को भी निलंबित किया गया है। मौके पर लापरवाही को लेकर यह एक्शन लिया गया है। इससे पहले एसीपी एनएन सिंह का ट्रांसफर हो चुका है। एनएन सिंह पर कुछ भूमाफिया से अपने करीबी लोगों के नाम बेहद कम पैसे पर जमीन की रजिस्ट्री कराए जाने के आरोप लगे थे। उधर पूरे मामले पर सियासत भी सरगर्म है। सपा और बसपा मिलकर योगी सरकार पर हमलावर है। पुलिस और मतलब ये अदालत, कानून, सब चीजें हैं हमारे पास। तो अगर पुलिस की कस्टडी में किसी को मारा जाएगा तो फिर अदालत की क्या जरूरत है हिंदुस्तान में? अदालतें तो फिर बेकार हो गई, उनका कोई असर, उनका क्या असर होगा अदालतों का? तो इनके साथ ये जुल्म हुआ है, कानूनी इंसाफ नहीं मिला इनको। नहीं, जो कुछ हुआ है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि पुलिस अभिरक्षा में इस तरीके से खुलेआम हत्या होती है, तो कानून व्यवस्था के ऊपर सवाल है।
साफ है कि इस मुद्दे पर सियासत भी अभी थमने वाली नहीं है। प्रयागराज से मोहम्मद मोइन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। माफिया मुख्तार अंसारी की बीवी अफशा अंसारी के लिए मुश्किलें अब बढ़ गई हैं। गाजीपुर पुलिस ने आज 12 अपराधियों की सूची जारी की। इसमें अफशा का भी नाम शामिल था। पहले अफशा पर 25,000 रुपए का इनाम था, तो वहीं मुख्तार की फरार पत्नी पर अब इनाम राशि को बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया गया। फरारी ने मुख्तार की बीवी अफशा अंसारी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पहले अफशा अंसारी पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था, तो अब इसे बढ़ाकर गाजीपुर पुलिस ने 50,000 रुपए कर दिया है। वो भी वांछित है थाना कोतवाली के अभियोग में और अपनी गिरफ्तारी से बच रही हैं, जिस पे 50,000 का इनाम किया गया है। और भी अभियुक्त हैं जिन पे इनाम किया गया है। ये इनामी राशि तब बढ़ाई गई है जबकि नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी के खिलाफ थाना कोतवाली में धारा 406, 420, 386 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज है। अफशा के साथ ही मुख्तार अंसारी के करीबी जाकिर हुसैन पर भी पहले से घोषित 25,000 रुपए के इनाम को बढ़ाकर अब 50,000 रुपए कर दिया गया है। यानी पूरे गाजीपुर जिले में 12 कुख्यात इनामी भगोड़े अपराधियों में मुख्तार की पत्नी और उसके करीबी जाकिर का नाम शामिल किया गया है। जो भी जनपद गाजीपुर में इनामी हैं उन सब की सूची जारी की गई है और अभी जनपद में विभिन्न इनामी अपराधी जो हैं वो 12 हैं, जिनकी गिरफ्तारी के भरसक प्रयास चल रहे हैं। आज जो है उनके 2 मुकदमे जजमेंट में लगा था MP MLA कोर्ट में। एक तो जो है थाना मुरादाबाद का था 307 का मुकदमा, जिसमें कि तैयार में वो नामजद अभियुक्त नहीं थे। बाद में सेकंड विवेचक ने उनको दौरान विवेचना जो है 120B पे बढ़ोतरी करके मुख्तार अंसारी को अभियुक्त बना दिया गया था। मुख्तार अंसारी उस समय जेल में। मुख्तार से जुड़ी एक और खबर सुर्खियों में है। गाजीपुर के MP MLA कोर्ट में मुख्तार अंसारी के 2 मामले पर बुधवार को फैसला आना था, जिसमें सरकारी वकील ने लिखित बहस दाखिल करने के लिए समय मांगा। इसे मंजूर करते हुए अब 27 अप्रैल की अगली तारीख तय की गई है। 2009 में अमीर हसन की तरफ से हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कराया गया था। उसमें उनको सर अभियुक्त बना दिया गया था। उसमें जो है 120B में अभियुक्त बनने के बाद हम डिफेंस की तरफ से बहस हो गई थी और आज जजमेंट में लगा था। और एक मुकदमा और था जो गैंगस्टर का थाना करंडा का मुकदमा था 2009 का, और ये 307 का भी 2009 का। तो 307 और एक कपिलदेव सिंह हत्या कांड को लेकर के 2 मुकदमे को चार्ट में दिखा करके थाना करंडा में 2009 में गैंगस्टर का मुकदमा कायम हुआ। वहीं एक दूसरा मामला करंडा थाने से जुड़ा है जो गैंगस्टर का है। दोनों मामले में MP MLA कोर्ट की तरफ से बुधवार को फैसला आना था, लेकिन अब इसके लिए 27 अप्रैल तक का इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा को लेकर सरकारी दावे अपनी जगह हैं, लेकिन तीर्थ यात्रियों की राह की मुश्किलें अब तक दूर नहीं हुई। मैं बात कर रही हूँ केदारनाथ हाईवे की, जो अब तक दुरुस्त नहीं है। 4 धाम यात्रा शुरू होने में 1 सप्ताह से भी कम का समय रह गया है, लेकिन इस हाईवे की स्थिति अब तक नहीं सुधर पाई। यात्रा शुरू होने से ठीक पहले इसे ठीक करने का काम शुरू तो हुआ, लेकिन अब तक अधूरा है। अगर हालात यही रहे तो कुंड से सोनप्रयाग तक के लगभग 40 किलोमीटर के सफर में यात्रियों को काफी ज्यादा दिक्कतों से दो चार होना पड़ेगा। केदारनाथ हाईवे जगह जगह पर खस्ताहाल हालत में है। हाईवे के कई जगहों पर अब तक इसे चौड़ा करने का काम पूरा नहीं हुआ है। यहाँ NH की तरफ से सुरक्षा दीवारों का निर्माण भी अधूरा है। यह हालत तब है जबकि 4 धाम यात्रा शुरू होने में अब हफ्ते भर से भी कम वक्त बचा है, लेकिन सरकारी दावे अब भी यही हैं कि सब कुछ समय से पूरा कर लिया जाएगा। पिछले 1 महीने हम लोग मार्च 10 तारीख 11 तारीख से 5-6 अप्रैल तक काफ़ी बरसात रही। हॉट मिक्स का काम हम लोग नहीं कर पाए, और जैसे ही उसके बाद से यात्रा समय नज़दीक आया है, वह मौसम ने थोड़ा हमारा साथ दिया है, तो हमने हॉट मिक्स का काम चला दिया है और पैच रिपेयर का भी काम स्टार्ट हो गया। बिटुमिनस जो लेइंग होनी है प्रोजेक्ट वाइज, वो भी हमारा पूरी युद्ध स्तर पे गतिमान है और प्रयास कर रहे हैं कि 23-24 तारीख से पहले वो मैक्सिमम लोग पूरा करें। केदारनाथ हाईवे की सबसे बुरी स्थिति कुंड से गुप्त काशी के साथ ही फाटा और सोनप्रयाग के बीच बनी हुई है।
25 अप्रैल को केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू हो रही है। 21 अप्रैल को बाबा केदार की डोली केदारनाथ धाम के लिए शीतकालीन गद्दी स्थल से रवाना होगी। बाबा की डोली रवाना होते ही यात्रियों की आवाजाही भी शुरू हो जाएगी। केदारनाथ हाईवे के कुंड से सोनप्रयाग तक के लगभग 40 किलोमीटर के सफर में यात्रियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। कुंड से गुप्तकाशी के बीच यहाँ की बदहाल स्थिति लगातार बनी हुई है। 8 किलोमीटर के दायरे में ठीक 1 महीने पहले हाईवे को सुधारने का काम शुरू हुआ था, जो अधूरा है। वैसे देखा जाए तो इसके संबंध में हम लोगों ने पूरी जांच करके, ट्रैफिक स्टडीज करा करके हमने सड़क परिवहन मंत्रालय को इसकी रिपोर्ट भेज दी है। ये 2 लेन के लिए क्वालिफाई करता है, परंतु फिर भी माननीय एचपीसी की अभी एक बैठक ड्यू है। वो होने के पश्चात इसमें कोई डिसीजन आ पाएगा। जैसे डिसीजन आएगा तो जो बचे हुए स्पॉट्स हैं, जहाँ जहाँ पे पहाड़ कटा नहीं हुआ है, जहाँ पे मुआवजा बढ़ चुका है लेकिन कटिंग नहीं हो पाई है, तो ऐसे स्थानों को प्रायोरिटी पर टिकअप किया जाएगा, उनको चौड़ा किया जाएगा। गुप्तकाशी से सोनप्रयाग के बीच के हाईवे पर जगह जगह गड्ढे भी हैं और ऑल वेदर परियोजना का काम आधा अधूरा है, जिससे यात्रियों को हिचकोले खाकर आवाजाही करनी पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।